2005 से 2013 के बीच पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 10,204 घटनाएं हुई थी और 2014 से 2022 के बीच ऐसी घटनाएं घटकर 3,238 पर आ गई है। ये देखिए आप 2005 से 2023 की घटनाएं देख लीजिए और फिर 2014 से 2022 तक की घटनाएं देख लीजिए, कितनी कमी आई है। 2005 से 2013 के बीच ऐसी घटनाओं में 397 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 2014 से 2022 के बीच यह आंकड़ा 128 रहा, उसमें भी कमी आई, यानी 68% की कमी। और नागरिकों की मौत के मामले में 82% की कमी आई है। 2005 से 2013 के बीच 2,298 नागरिक मारे गए और 2014 और 2022 के बीच 420 नागरिक मारे गए, इसमें भी कमी आई है। भारत के पूर्वोत्तर में कुल 8 राज्य हैं जिनका कुल क्षेत्रफल है 2,62,000 वर्ग किलोमीटर। यह बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि पूर्वोत्तर को आप गंभीरता से लें। देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 7.97% यानी लगभग 8% के क्षेत्र में ये 8 राज्य आते हैं। देखिए, आज आप ही के देश से आपका परिचय करा रहे हैं। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो आपकी स्क्रीन पर है और ये 8 राज्य जो हैं मिलकर इनका भूभाग होता है 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं जो आप ही के देश का हिस्सा है। और ये जो क्षेत्रफल मैं आपको दिखा रहा हूं ये पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है, यानी ये जो पूरा इलाका है उत्तर पूर्व का, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के पास देश का 7.33% क्षेत्रफल है और उत्तर पूर्व के इन राज्यों के पास 7.97% का क्षेत्रफल है। अगर आप इसे पूरा एक राज्य मान लें इस पूरे इलाके को, तो यह उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी गंभीर बात यह है कि ये 8 राज्य इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि इनकी सीमा 1-2 नहीं बल्कि 5 देशों से लगी हुई है। 5 देश इनको घेर कर खड़े हुए हैं। इनमें बांग्लादेश के साथ 1,880 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, चीन के साथ 1,346 किलोमीटर, भूटान के साथ 516 किलोमीटर और नेपाल के साथ 99 किलोमीटर हमारी सीमा उत्तर पूर्व के राज्यों से लगी हुई है। अब आप खुद देख लीजिए कि इन राज्यों, ये जो हमारा पूरा इलाका है उत्तर पूर्व का, 5 देशों से कैसे घिरा हुआ है। आपने देख ही लिया होगा, बांग्लादेश है, उधर भूटान है, वहां नेपाल है, यहां चीन खड़ा है और म्यांमार के साथ आप देख लीजिए। तो लाल रंग से जितनी सीमा आप देख रहे हैं यहां, ये पूरी सीमा वो है जो हम 5 देशों के साथ ये सीमा लगी हुई है। इन 5 देशों में से कोई भी कभी भी घुसपैठ करके उत्तर पूर्व में आ सकता है। वो आतंकवादी भी हो सकता है, शरणार्थी भी हो सकता है और घुसपैठ करके इलीगल तौर पर यहां रहने वाला कोई नागरिक भी हो सकता है। इस नक्शे से आपको पता चलेगा कि कैसे पूर्वोत्तर के ये 8 राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि इन राज्यों का बॉर्डर 5 देशों के साथ लगा हुआ है और इन देशों से होने वाले घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। यहां से सिर्फ लोग नहीं आते, ड्रग्स भी आते हैं, हथियार भी आते हैं। जैसे म्यांमार में जब से सेना ने तख्ता पलट किया है और जब से म्यांमार में सेना का शासन आया है, तब से मणिपुर में ड्रग्स की तस्करी में 270% की वृद्धि हुई है। देखिए आप, वर्ष 2021 में 2700 किलोग्राम ड्रग्स की तस्करी म्यांमार से मणिपुर में हुई थी और वर्ष 2022 में यह मात्रा 2700 किलोग्राम से बढ़कर 10,000 किलोग्राम ड्रग्स तक पहुंच गई। यानी म्यांमार में सेना का शासन आने के बाद से मणिपुर में ड्रग्स की तस्करी बढ़ गई है और इसलिए मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्य इतने ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। इसके अलावा म्यांमार के साथ भारत का एक विशेष समझौता भी है जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम कहते हैं। इसके तहत म्यांमार और भारत के लोग कुछ शर्तों के साथ बिना किसी कागजी कार्रवाई और वीजा के आसानी से बॉर्डर पार करके एक दूसरे के देशों में आ सकते हैं। जैसे म्यांमार के लोग 72 घंटे के लिए अपने बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं।
भारत के लोग 24 घंटे के लिए अपने देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में म्यांमार में जा सकते हैं। इस फ्री मूवमेंट को इसलिए इजाजत दी गई क्योंकि उत्तर पूर्व भारत के राज्य और म्यांमार के बहुत सारे लोग एक ही जनजाति और सांस्कृतिक पहचान से माने जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि म्यांमार से लोग मणिपुर में आ रहे हैं और हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग वापस ना जाते हों। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि म्यांमार से जो लोग वापस जो भारत की सीमा में आ रहे हैं उन लोगों की चेकिंग होती है, उनका बायोमेट्रिक्स कराया जाता है और उन्हें ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाता है कि अगर वो कभी भारत की नागरिकता के लिए कोई आवेदन करते हैं, किसी और दस्तावेज के लिए आवेदन करते हैं, तो वो तुरंत पकड़े जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। अब बॉर्डर से जो भी म्यांमार के लोग मणिपुर में आते हैं उन सबकी चेकिंग होती है और उनका बायोमेट्रिक्स पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आजादी से पहले म्यांमार ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और तब नागा, कुकी और चिन जनजाति के लोग एक साथ रहा करते थे और तब भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने भारत और म्यांमार के इस रिश्ते को देखा होगा। जैसे वर्ष 1949 की एक फिल्म आई थी पतंगा, उसका एक गाना है जिसके बोल हैं, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। ये रंगून वही है। यानी आजादी से पहले म्यांमार भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को भारत से अलग कर दिया और दोनों देशों के बीच सीमाएं खिंच गई। लेकिन क्योंकि बॉर्डर एरिया के पास लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनकी संस्कृति एक जैसी थी, समुदाय एक जैसे थे, इसलिए फ्री मूवमेंट के इस सिद्धांत को अपनाया गया ताकि लोग बिना वीजा के कुछ शर्तों के साथ भारत से म्यांमार और म्यांमार से भारत आ सकें। आपको याद होगा ठीक ऐसा ही एग्रीमेंट हमारा नेपाल के साथ भी है। जैसे हमारे नागरिक नेपाल जा सकते हैं और नेपाल के नागरिक हमारे देश में आकर काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब से म्यांमार में सेना का शासन आया है और वहां सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब से म्यांमार के कुछ लोग इस फ्री मूवमेंट का फायदा उठाकर भारत आ रहे हैं और वो 72 घंटे के बाद भी अपने देश वापस लौटते नहीं हैं। सरकारों ने इसके लिए म्यांमार से आने वाले लोगों के बायोमेट्रिक एविडेंस डेटा में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये फ्री मूवमेंट अब भी एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारा ऐसा मानना है कि अब सरकारों को इसे समाप्त करने के बारे में विचार करना चाहिए। यहां एक सोचने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार के बीच लोगों को फ्री मूवमेंट की इजाजत है, लेकिन भारत के बाकी राज्यों के नागरिक, मान लीजिए आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आप बिना परमिट लिए मणिपुर नहीं जा सकते। इसे मणिपुर इनर लाइन परमिट कहते हैं। आज अगर आप मणिपुर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए की फीस देकर टेम्परेरी परमिट लेना पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दिनों के लिए मणिपुर जाना चाहता है तो उसे रेगुलर परमिट लेना होता है जो 90 दिनों तक वैलिड होता है अपने ही देश में। ये टूरिस्ट परमिट आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक जब मणिपुर जाते हैं तो उन्हें यह परमिट लेना पड़ता है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर की तरह मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था जिसके महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। 1947 में आजादी के दौरान मणिपुर का भारत में विलय तो हुआ, लेकिन यह विलय पूर्ण नहीं था जम्मू कश्मीर की तरह। उस समय मणिपुर को स्वतंत्र संप्रभु राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके तहत भारत सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में मणिपुर के लिए उत्तरदायी था और बाकी मामलों में मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था, यानी एक अलग देश की तरह था। आजादी के बाद जब भारत में जम्मू कश्मीर पर सरकार का ध्यान था, तब मणिपुर के महाराजा ने एक बड़ा फैसला ले लिया और मणिपुर की अपनी एक संसद बना दी, जिसके प्रमुख वो खुद बन गए। उन्होंने कहा मणिपुर की अलग संसद होगी। भारत उत्तर पूर्व के महत्व को समझ रहा था, इसलिए मणिपुर के महाराजा से कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार वर्ष 1949 में मणिपुर का भारत में पूर्ण रूप से विलय हुआ और फिर 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 से यह पूर्ण राज्य है, लेकिन मणिपुर में जनजातियों और दूसरे समुदायों के बीच आपस का जो टकराव है उसका कोई भी सरकार समाधान नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर तीसरे मोर्चे की सरकार हो। मणिपुर के लोगों ने, आज देखिए मणिपुर के लोगों का दुर्भाग्य क्या है, उन्होंने कांग्रेस को आजमा लिया, अपनी रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को भी आजमा लिया, बीजेपी को भी आजमा लिया, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। मणिपुर में हिंसा का बड़ा कारण है मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आदेश। तो अभी जो ताजा हिंसा हुई है इसके पीछे क्या कारण है?
पहले भी जो हिंसा हुई है वो अलग अलग संप्रदायों के बीच, वो हमने आपको बताया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये हिंसा हुई और 150 लोग मारे गए? तो इस बार इस हिंसा के पीछे है हाई कोर्ट का एक आदेश, जिसमें हाई कोर्ट ने मणिपुर की बीजेपी सरकार को एक सिफारिश पर अमल करने का निर्देश दिया। और यह सिफारिश मणिपुर के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की थी, जिसके बाद यह हिंसा शुरू हुई और अब इस पर राजनीति हो रही है। हम दोनों सदनों में मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। सर 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे। अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए। कि रूल 198 के अंदर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए जाते हैं और उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए। वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार हैं। बीच में ऑल ऑफ सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए। तो आज हमारा जो मकसद है वो आपको ये बताने का है कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, मणिपुर के पीछे, इस दंगे के पीछे, इस हिंसा के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, और ऐतिहासिक रूप से हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश की सरकारों ने मणिपुर में कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन सी भूल की हैं और कब कब मणिपुर में दंगे हुए, उसका टाइमलाइन आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। और हमने आपको ये भी बताया कि मणिपुर कैसे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो उत्तर पूर्व के 8 राज्य हैं, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था कि अपने ही देश में आज भी हमें मणिपुर में जाने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है। और म्यांमार से कैसे फ्री मूवमेंट है, म्यांमार का कोई भी नागरिक बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ सकता है। एक और अब आपको मैं दिखाता हूं, वो परमिट की एक कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ी देर से मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वो परमिट कैसा होता है जो हमारे ही देश के लोगों को मणिपुर में जाने के लिए लेना पड़ता है। और एक और बड़ी बात वो ये है कि म्यांमार में जब से सेना का शासन आया है, जब से वहां पर हालात खराब हुए हैं, तब से ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो वहां बहुत बढ़ चुकी है। और इसका भी एक बहुत बड़ा असर मणिपुर में होने वाली हिंसा पर पड़ सकता है। देखिए, ये वो परमिट है जो किसी भी भारतीय नागरिक को आज भी मणिपुर जाने के लिए लेना पड़ता है। तो आपको एक तुलना जरूर आज करनी चाहिए 1993 और 2023 के बीच, और देखना चाहिए कि 1993 में क्या हुआ था। 750 लोग मारे गए थे। तब हमारे देश की संसद में क्या हुआ था, तब हमारे देश की केंद्र सरकार ने क्या किया था, तब राज्य सरकार ने क्या किया था, तब इस पर कितनी राजनीति हुई थी, और तब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने इस पर किस तरह के बयान दिए थे। और तब से लेकर अब तक मणिपुर की जो हिंसा है ये रुकी क्यों नहीं है। कहने को तो मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, सिर्फ 30 लाख लोग वहां पर रहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा नोएडा के बराबर। लेकिन फिर भी ना तो कभी कांग्रेस की सरकार मणिपुर को पूरी तरह ठीक कर पाई, ना बीजेपी की सरकार मणिपुर को ठीक कर पाई। और आज भी मणिपुर में स्थिति ऐसी है कि तमाम सरकारी अधिकारी, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम पुलिस वाले, तमाम लोग जितने भी है सरकार के लिए जो काम करते हैं, वो अपने आप को सरकारी अधिकारी से पहले या तो मैतेई के तौर पर देखते हैं, या नागा के तौर पर देखते हैं, या कुकी के तौर पर देखते हैं। वो पुलिस अधिकारी बाद में, पहले वो या तो कुकी हैं, या नागा हैं, या मैतेई हैं, और वो अपने अपने समुदायों की मदद कर रहे हैं, यानी सबके लिए काम नहीं कर रहे। और इसीलिए केंद्र सरकार ने वहां के जो प्रशासन है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। केंद्र सरकार ने वहां चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, दिल्ली से एक और आईएएस ऑफिसर को वहां चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा, एक सिक्योरिटी एडवाइजर, एक आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाकर वहां पर भेजा है, और वहां के डीजीपी को भी अब बदल दिया गया है। और ये सारे लोग वो हैं जो मणिपुर से बाहर के आते हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि ये सारे लोग
मणिपुर के हर समुदाय से, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो नागा हो, चाहे वो कुकी हो, सबके साथ वो निष्पक्ष होकर उन्हें न्याय देंगे।